आज जो हम क्लास शुरू करेंगे वो हमारी कंपनी लॉ की क्लास है। जैसा आपको पता है कंपनी लॉ जो है वो 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और पहला पेपर आपका कंपनी लॉ का ही है, जैसे आपके डेट शीट में दिया हुआ है। तो कंपनी लॉ अगर हम देखें तो सब्जेक्ट कैसा है, तो सब्जेक्ट तो अच्छा है कंपनी लॉ। पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब एक दो बार हम पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आने लगती है। क्योंकि इस सब्जेक्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि इस सब्जेक्ट में जो है टर्म्स, वर्ड जो है वो बिजनेस के इस्तेमाल किए हैं। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को ही दिक्कत होती है इसको पढ़ने में। क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड हैं जो टेक्निकल हैं, जो इस्तेमाल होते हैं और हमें एग्जाम में भी वही वर्ड इस्तेमाल करने हैं। तो आपको इसलिए इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप इस सब्जेक्ट को जो है 2-3 रीडिंग करें सबसे पहले। रीडिंग करने से आप जब इससे फेमिलराइज हो जाएंगे, जब सब्जेक्ट आपको पहचान में आने लगेगा, तो आप इसको और अच्छे से कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट अच्छे से करने के लिए एक ही शर्त है कि आप इसको 3-4 बार रीडिंग कर लें सबसे पहले। फिर कंपनी लॉ अगर कैसा सब्जेक्ट है, मतलब ये आसान में आता है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट में आता है, कि या इसमें ज़्यादा बैक आती है बच्चों की या पास हो जाते हैं बच्चे। तो मैं आपको बताता हूँ, कंपनी लॉ अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें बहुत कम बच्चों की बैक आती है, ज़्यादातर बच्चे इस पेपर को निकाल लेते हैं। तो आप भी इसको डेफिनेटली निकाल लोगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने और पढ़ने की ज़रूरत होगी। आज की क्लास जो हमारी पूरे कंपनी लॉ के सब्जेक्ट को कवर करेगी, 1 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे कंपनी लॉ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लें। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने हमारे क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आते हैं, वो सारे कवर कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, उस पेपर में टोटल हमारे पास 3 सेक्शन में पेपर आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जैसे आप बहुत टाइम से पेपर दे रहे हैं, 6 सेमेस्टर टोटल आप दे चुके हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता है। आपको ये भी पता है कि जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है उसमें 28 पेजेस की बुकलेट आती है और माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी में 32 पेजेस की बुकलेट आती है, आंसर शीट आती है। अब 28 पेजेस के बुकलेट में से हमें पेजेस कितने भरने होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो पेजेस भरें वो 25 प्लस भर दें। एटलीस्ट 25 पेज भर दें। अगर कोई पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आ गया और हमारी समझ से परे है, तो हम 20 शीट तो एटलीस्ट भरने की कोशिश करें। यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ें राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे आपके दोस्त मित्र कहते होंगे कि भाई सीटें भर दो, सीसीएस यूनिवर्सिटी में तो पास हो जाओगे। तो ये बात ठीक है, सीटें भर दो तो पास हो जाओगे, लेकिन सीट भरने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी लिख दोगे, उल्टा सीधा कुछ भी आप लिखे आओगे और आपको पास कर दिया जाएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी में ऐसा भी नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि सीटें भरने से पास हो सकते हैं। अब आपको 65% कैसे लाते हैं ये भी आपको पता लग गया है इतने टाइम। सीसीएस यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता जैसे बाकी यूनिवर्सिटी में बच्चों के 90% आ जाते हैं, 80% आते हैं। तो हमारे यहाँ पे सीसीएस और मास्टर कुमारी यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे मार्क्स किसी के नहीं आते। यहाँ का जो टॉपर रहता है वो 70% के आसपास ही रहता है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है सीसीएस यूनिवर्सिटी में कि यहाँ के जो टीचर्स होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, जो पेपर चेक करते हैं, उनका मकसद ये रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास कर दें। तो पास करने का उनका एम रहता है, इसलिए आप थोड़ा भी लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली पास कर देंगे। फिर पिछले साल से यूनिवर्सिटी ने ग्रेस मार्क्स का भी एक पैटर्न चलन शुरू किया है कि आपको 4 नंबर मान लो रहेगा टोटल बनाने में। तो शीर्ष यूनिवर्सिटी आपको किसी पेपर जिसमें सबसे कम मार्क्स है, वहाँ पे 4 नंबर आपको ग्रेस दे देती है। 5 तक मैक्सिमम ग्रेस मिलते देखे, लेकिन 5 बहुत ही रेयर चांसेस में मिलते हैं। ज़्यादातर बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं वो 3-4 मिल जाते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि अपनी मेहनत से पास हो जाएं, ग्रेस मार्क्स की जरूरत ही ना पड़े। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो ये हमारा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, इसके अंदर किसी भी कंपनी को बनाने से लेकर उसके विघटन तक, मतलब उसके टूटने तक, कंपनी बंद होने तक, सारे प्रोसेस को कवर करता है ये सब्जेक्ट जो हमारा है। एक कंपनी कैसे बनेगी, कंपनी को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं हम, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर कवर की जाती हैं। तो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट जो है ये सब चीज़ों को कवर करता है। आज हम इनमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम कंपनी लॉ की, जो भी हमें लगता है कि कंपनी लॉ के लिए जरूरी है। तो अब देख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं हम कंपनी लॉ को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम करने जाएंगे, वो करने जाएंगे जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ये कंपनी को अगर बंद करना पड़े, मतलब अगर हम किसी वजह से कंपनी को बंद करना चाहते हैं, वाइंड अप करना चाहते हैं, इसे कहते हैं वाइंड अप। वाइंड अप करना चाहते हैं तो उस वाइंड अप का क्या प्रोसेस है और कितने तरीके हैं जिससे कंपनी को बंद किया जा सकता है।
तो अगर हम कंपनी के वाइंडिंग अप प्रोसेस को देखें, तो जब कंपनी लगातार लॉस में चल रही होती है, या कंपनी किसी ऐसी स्थिति में आ जाती है जहाँ पे कोर्ट उसको वाइंड अप करने के ऑर्डर दे देती है, बंद करने के ऑर्डर दे देती है, या जहाँ पे शेयर होल्डर और डेटर ऐसा प्रपोजल पास कर देते हैं जहाँ पे कंपनी को बंद करना कंपलसरी हो जाता है, तो ये वाइंडिंग अप होता है। वाइंडिंग अप प्रोसेस में कंपनी एक न्यूट्रल पर्सन को अपॉइंट करती है। वो न्यूट्रल पर्सन कंपनी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को सेल सारी एसेट्स को सेल करता है और सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट करता है। जो भी बचता है लास्ट में, वो शेयर होल्डर यानी कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के बेनिफिशियरीज होते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब पहला मेथड है कंपनी को बंद करने का, वो है वॉलंटरी वाइंड अप या कंपलसरी वाइंड अप। तो वॉलंटरी वाइंड अप में क्या होता है, जब कंपनी लगातार बहुत सालों से लॉस में चल रही होती है और कंपनी को लॉस से उभरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, तो शेयर होल्डर या इसके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में कि हमें कंपनी को बंद करना है, या इमरजेंसी यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग में भी डिसाइड किया जा सकता है कि प्रपोजल को पास करके कंपनी को बंद करना है। क्योंकि लॉस में चलती हुई कंपनी को कोई चला नहीं चाहता। जब भी कंपनी लगातार 12 महीने से ज़्यादा लॉस में चल रही होती है, तब कंपनी को बंद करने का प्रपोजल शेयर होल्डर पास कर लेते हैं मीटिंग में, और उसके बंद होने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। अब ये प्रपोजल शेयर होल्डर ही नहीं, ये कई बार क्रेडिटर भी पास कर सकते हैं। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को उधार दे रखा है और इनका उधार का पैसा आ नहीं रहा, रिकवर नहीं हो रहा, तो वो भी कोर्ट के थ्रू या फिर अपना एक ग्रुप बनाकर कंपनी के ऊपर प्रेशर डाल के कंपनी को लिक्विडेट कर सकते हैं, यानी कंपनी को बेच के अपनी रिकवरी कर सकते हैं। वहां पर भी वाइंड अप होता है। और कंपलसरी वाइंड अप में जब ये शेयर होल्डर जो या फिर ये क्रेडिटर जब कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट इस तरह के अथॉरिटी ऑर्डर दे देती है कि भाई लगातार फाइनल डिस्ट्रेशन में है, मतलब लगातार लॉस में चल रहे हैं, तो बंद कर दो कंपनी को, तो उस कंडीशन में भी वाइंड अप किया जा सकता है। अब वाइंड अप करने की तैयारी हो गई शुरू, अब कैसे वाइंड अप करेंगे। तो कभी भी अगर कोई ट्रिब्यूनल कोई कोर्ट ऑर्डर देती है वाइंड अप करने के लिए, तो वो एक न्यूट्रल पर्सन को अपॉइंट कर देती है जो उस कंपनी के लिए सारा प्रोसेस करता है। यानी कि ये जो पर्सन होता है ये सब काम करके देता है। ये सारे एसेट्स की वैल्यूएशन करता है, सारे एसेट्स को ओपन मार्केट में बेस्ट प्राइस में सेल करता है, वहां से जो भी रिकवरी होती है उससे लाइबिलिटीज की पेमेंट करता है, सेटलमेंट करता है, जो भी पैसे के लेनदार हैं कंपनी के उनसे सेटल करता है कि भाई इतने लेके मान जाओ या उतने लेके मान जाओ, उस तरीके से सेटलमेंट कर देता है। अब जब कंपनी को बंद कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या क्या मतलब रीजन हो सकते हैं, जैसे इनस्टेबिलिटी, कंपनी जो है डेटर का पैसा नहीं दे पा रही है, क्रेडिटर का पैसा नहीं चुका पा रही है जो कंपनी से उधार ले रखा है। कंपनी अपनी एनुअल मीटिंग ही नहीं करती, मान लो कंपनी को लगातार लॉस में चलने की वजह से वो मीटिंग करना बंद कर देती है, तो जब वो मीटिंग नहीं करती तो भी इससे बाइंडिंग अप के ऑर्डर ला सकते हैं। इसके अलावा कंपनी कोई ऐसा काम कर रही है जो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट है, कंपनी किसी फ्रॉड में या किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती है, या कंपनी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं वो शिकायत कर देते हैं कि कंपनी के जो मेजोरिटी शेयर होल्डर हो रहे हैं वो हमारा मिसयूज कर रहे हैं, मतलब वो हमारे हिस्से का प्रॉफिट खा रहे हैं, बड़े शेयर होल्डर जो है वो छोटे शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पे कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस कंपनी को वाइंड अप करना जरूरी है, वहां पे कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर कोर्ट दे सकती है। कहीं पर भी कोई बिजनेस इनएक्टिव हो, बहुत सालों से चल ही रहा हो, बिजनेस बंद हो गया हो, ऐसे बिजनेस को भी वाइंडिंग अप के प्रॉपर ऑर्डर दिए जा सकते हैं। या फिर फेल हो जाए रेक्टिफाई करने के लिए किसी भी डिफॉल्ट पेमेंट के लिए, तो वही उसके फंड होने के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें वाइंडिंग अप करना है तो उसके स्टेप्स क्या होंगे, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्टेप्स ऑफ वाइंडिंग अप। तो इसके स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम एक लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट कर देंगे। ऐसा लिक्विडेटर मतलब वो पर्सन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जो न्यूट्रल पर्सन होगा, जो सारी एसेट्स को बेचेगा, सारी लाइबिलिटीज को पेमेंट करेगा, फिर जो बचेगा वो शेयर होल्डरों में उनके शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जो जिसकी लेनदारी बनती है उस हिसाब से दे देगा उसको। अब यहाँ पर सबसे पहले कंपनी अपने आप को इंसॉल्वेंट अनाउंस करती है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंपनी के पास अब पैसा नहीं बचा है, अब कंपनी के शेयर होल्डर जो है दिवालिया हो गए हैं, वो कंपनी को चला नहीं पाएंगे, तो वो कंपनी को बंद करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। फिर इसका सबसे पहले नोटिस किसको दिया जाता है, क्रेडिटर को दिया जाता है, जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना है उनको सबसे पहले बताया जाता है कि हम कंपनी बंद करने जा रहे हैं। अभी जो वाइंडिंग अप अगर कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है तो फिर कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोर्ट इस तरह की इंफॉर्मेशन सबको दे अपने नोटिस ऑर्डर के थ्रू। अगर वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहला काम एसेट्स को बेचने का किया जाता है, और जिनसे हमें पैसा लेना है, जो हमारे लेनदार हैं, उनसे पैसा रिकवर किया जाता है। जब हमारी एसेट बिक जाती हैं और जिनसे पैसा लेना है उससे आ जाता है कंपनी का,
तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि सबसे पहले पेमेंट की जाती है क्रेडिटर्स को। जब क्रेडिटर की पेमेंट सेटल हो जाती है तो जो पैसा बचता है फिर वो शेयर होल्डर में दे देते हैं। उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी शुरू की थी या जो कंपनी का असली मालिक है, उनको पैसा दिया जाता है। यहाँ पर जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी का जो इनकॉर्पोरेटर होता है, जो अथॉरिटी होती है जिसने कंपनी को रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि वो सरकारी अथॉरिटी, उसको एक वाइंडिंग अप लेटर सौंप कर बता देते हैं कि कंपनी आज से बंद हो गई है। इसका नाम कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसके खाते से हटा दिया गया। तो उस रजिस्टर में से जिसमें कंपनी का नाम रजिस्टर्ड होता है वहां से वो हटा देते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैंसिल कर देते हैं कंपनी का। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसके पीछे रीजन क्या है, जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर शिकायत कर रहे हो, जब क्रेडिटर का पैसा ना मिल रहा हो, जब शेयर होल्डर को नुकसान हो रहा हो लगातार, तो उस कंडीशन में इस तरह के स्टेप लिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि भाई कंपलसरी वाइंडिंग अप क्या है, तो कंपलसरी वाइंडिंग अप तो कोर्ट ऑर्डर देती है कि भाई वाइंड अप कर दो। उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, कोर्ट के ऑर्डर देगी ऐसा जब आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। जब कंपनी किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है तो कोर्ट ऑर्डर दे देती है। या जब आप अपने डेप्ट की पेमेंट ना कर पा रहे हो, आप डेप्ट की पेमेंट ना कर पा रहे हो का मतलब ये है कि आप डेप्ट की पेमेंट करने के लायक नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो वे जो है कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं इस तरह से। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट है, तो भी आपके खिलाफ ऑर्डर दिया जा सकता है। या आप किसी माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ जो है वो मतलब बायस कर रहे हो, आप पक्ष कर रहे हो। बड़े शेयर होल्डर को तो पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट कंपनी के अपने हिस्सा मिल रहा है, लेकिन माइनर शेयर होल्डर को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो भी कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकती है इसके वाइंडिंग अप के। या फिर लगातार जो कंपनी है वो इनकेपेबल है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, या बहुत सालों से बिजनेस जो है इनएक्टिव पड़ा है, उस कंडीशन में भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है इस तरह के। अब ये तो हो गया कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसेस, कंपनी कैसे वाइंड अप होगी। अब अगला, कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन कौन सी होती है, तो कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है कंपनी का। अब ये जो डायरेक्टर है, इसका क्या रोल है, ये कितनी तरह के होते हैं, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे व्हाट आर द ड्यूटीज, डिस्कस द पावर फंक्शंस ऑफ डायरेक्टर, डिस्कस द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो आपको इसके बारे में ही पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टर कौन होते हैं। तो डायरेक्टर कौन होते हैं, डायरेक्टर वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, ये रियल चलाने वाले लोग हैं जो कंपनी को चलाने का काम करते हैं, यही डायरेक्टर कहलाते हैं, इन्हें हम डायरेक्टर कह सकते हैं। डायरेक्टर एक सॉरी, इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो डायरेक्टर एक एजेंट है कंपनी का, जो कंडक्ट करता है कंपनी के बिजनेस को सभी शेयर होल्डर के बिहाफ पर। ठीक है। अब कंपनी क्या है, कंपनी एक रजिस्टर्ड फर्म है जो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है, एक एसोसिएशन है जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है कंपनीज एक्ट के अंदर, और जो किसी तरह के बिजनेस को कैरी कर रही है। और बिजनेस को कैरी करने के लिए मकसद क्या है, उसका गेन करना, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रही है। एक एसोसिएशन है, ये एक संगठन है लोगों का, एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है जो किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसे कंपनी कहते हैं। तो कंपनी होगी तभी डायरेक्टर होंगे। अब डायरेक्टर जो है वो किस पोजीशन में होते हैं, तो डायरेक्टर जो है कंपनी के सर्वेंट नहीं है, मतलब कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, ना ही कंपनी के मास्टर हैं। ये क्या है, ये कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं। तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज नाइदर एन एम्प्लॉय नॉर अ सर्वेंट ऑफ द कंपनी, दे आर द प्रोफेशनल पीपल हु वर हायर्ड बाय द कंपनी टू डायरेक्ट इट्स अफेयर। तो ये वो प्रोफेशनल लोग हैं जिसको कंपनी हायर करती है अपने प्रोफेशनल सॉरी अपने बिजनेस को रन करने के लिए। मतलब ये एक तरह से प्रोफेशनल, जैसे अगर आप एडवोकेसी कर रहे हो, BLLB आप कर लोगे, एडवोकेट बनोगे, तो आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे। तो प्रोफेशनल लोग क्या होते हैं, जो अपनी सर्विसेज देते हैं दूसरी कंपनी को, जैसे आप अपने क्लाइंट को सर्विस दोगे आगे चलकर, डॉक्टर अपने अपने पेशेंट को सर्विस देता है, उस तरह से। तो डायरेक्टर भी उस तरह से लोग होते हैं जो प्रोफेशनल सर्विस को देते हैं, तो इनको हायर किया जाता है। अब डायरेक्टर की पोजीशन क्या है कंपनी में, सबसे पहले डायरेक्टर एज एजेंट। डायरेक्टर कंपनी में एजेंट के रूप में अपना काम करता है। एजेंट मतलब वो शेयर होल्डर को रिप्रेजेंटेशन करता है। अगर डायरेक्टर कोई डिसीजन ले रहा है तो ये माना जाता है कि कंपनी के सारे शेयर होल्डर उस डिसीजन के लिए एग्री है, कंपनी के मालिक उस डिसीजन को लेने, इस तरह से माना जाता है। तो ये एक एजेंट के रूप में काम करता है अपने मालिकों के। डायरेक्टर जो है ट्रस्टी के रूप में भी काम करता है। ट्रस्टी मतलब हेड है किसी ट्रस्ट का। तो एक ट्रस्ट इस तरह कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको चलाने के लिए इसका हेड होता है, वो हेड कौन है, डायरेक्टर है। तो इसलिए डायरेक्टर एज ए ट्रस्टी भी है। इसके अलावा और डायरेक्टर क्या हो सकता है, डायरेक्टर क्या है, ऑर्गेन्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी है। अगर कंपनी एक कॉर्पोरेट है
तो उसका एक ऑर्गन, ऑर्गन मतलब बॉडी पार्ट, उसका एक बॉडी पार्ट डायरेक्टर भी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक बॉडी है, हमारी बॉडी में आंखें हैं, हाथ है, मुंह है, सर है, ये सारे हमारे बॉडी पार्ट है। तो उसी तरह से कंपनी का एक बॉडी पार्ट कौन है? डायरेक्टर है। तो ये डायरेक्टर के बारे में हो गया हमारा। अगर हम डायरेक्टर की ड्यूटीज के बारे में बात करें कि डायरेक्टर का काम क्या है, वो क्या करता है कंपनी के अंदर, तो सबसे पहले डायरेक्टर की ड्यूटी क्या है? ड्यूटी ऑफ केयर। डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो कंपनी की केयर करे। कंपनी की केयर करने का मतलब क्या है? कंपनी के लिए डिसीजन ले, डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। कंपनी के लिए कोई भी जजमेंट लेना है तो उसमें डायरेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा डिसीजन है जो कंपनी के सिक्योरिटी, लाइबिलिटी, सेफ्टी के लिए जरूरी है, तो उसको भी डायरेक्टर ही लेता है। अब डायरेक्टर की एक और ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब है ईमानदारी। डायरेक्टर अपने मालिकों के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर उसको एक पेमेंट करते हैं उसकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए, सैलरी नहीं होती, वो पेमेंट है, पेमेंट देते हैं, तो उस पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई चोरी ना करे कंपनी में, किसी ऐसे तरीके का सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाए, कंपनी को नुकसान पहुंचा के अपना कोई प्रॉफिट यानी कि अनऑथराइज प्रॉफिट गेन करना ना शुरू कर दे। ठीक है। एक डायरेक्टर की कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है? जो पब्लिक उसमें विश्वास कर रही है, तो पब्लिक को कोई भी ऐसी चीज, ऐसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग ना करे जो पब्लिक को हार्म करता हो, नुकसान पहुंचाता हो। ठीक है। एक डायरेक्टर की ये भी जिम्मेदारी होती है कंपनी के पूरे मैनेजमेंट की ध्यान करे। जैसे नए लोगों की भर्ती करनी है, कब कितने लोगों की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, कंपनी किस तरह से स्मूथ रन करेगी, कितना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो है कंपनी को खरीदना है, कितना फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है। इसके अलावा कोई रिस्क होता है तो रिस्क मैनेजमेंट करना भी डायरेक्टर की जिम्मेदारी। जैसे आइडेंटिफाई रिस्क, समय से पहले खतरे का पता लगा लेना। ठीक है। क्राइसिस मैनेजमेंट करना। उस तरह से और भी ड्यूटीज हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज हो सकती हैं। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्टर की, ये भी एक डायरेक्टर की ड्यूटीज है। इसके अलावा डायरेक्टर की एक ड्यूटी है सभी शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट के थ्रू इन्फॉर्म करना। एक वार्षिक रिपोर्ट बना के उनको इन्फॉर्म करते रहना। कई कंपनियों के अंदर क्वार्टरली रिपोर्ट भी बनाई जाती है, तो क्वार्टरली मंथली रिपोर्ट भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली मेन जो होती है वो आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है जो डायरेक्टर को देनी होती है। अब डायरेक्टर के पास पावर्स क्या क्या है? डायरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो पावर्स क्या है डायरेक्टर के पास? डायरेक्टर के पास वोटिंग राइट है। कंपनी के किसी भी डिसीजन में डायरेक्टर वोट कर सकता है। इसके अलावा डायरेक्टर किसी भी बड़े ऑफिसर की कंपनी में अपॉइंटमेंट कर सकता है। इसके अलावा किसी कंपनी में कोई कमेटी बनाने की जरूरत हो तो डायरेक्टर किसी भी कंपनी को बना सकता है। इसके अलावा कैपिटल डिसीजन ले सकता है, यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है कंपनी की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बना सकता है, कंपनी के बाय लॉज के अंदर चेंजेस कर सकता है, जो कंपनी के नियम कानून है वो बदल भी सकता है। और डायरेक्टर की लाइबिलिटीज क्या है? तो लाइबिलिटीज इसकी सिविल लाइबिलिटीज हैं डायरेक्टर की, जो कंपनी के अगेंस्ट होती है। यानी कि अगर किसी भी शेयर होल्डर को डायरेक्टर की वजह से नुकसान हो जाता है तो डायरेक्टर को उस लॉस को पूरा करना होता है। तो ये डायरेक्टर की सिविल लाइबिलिटीज है। ठीक है। अगर किसी से धोखाधड़ी हो गई और डायरेक्टर ने नेग्लिजेंस किया तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी बनती है उस नेग्लिजेंस से होने वाले लॉस को पूरा करना, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट करना, फ्रॉड से बचाना कंपनी के लोगों को, ये लाइबिलिटीज हैं डायरेक्टर की। ठीक है। इसके अलावा किसी भी कॉर्पोरेट लॉ का कोई वायलेशन होता है और वो जो वायलेशन होता है उसकी वजह से कोई भी नुकसान हो जाता है तो उसके लिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ये जो डायरेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है यहाँ पे कंपनी के अंदर जो है अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में पूछता रहता है। तो देखो, एक तो वायर्स होता है जो विद इन द लिमिट है, जब हम अपनी लिमिट के अंदर कोई काम करते हैं तो वो वायर्स है। और अल्ट्रा वायरस जब है जब हम बियॉन्ड द लिमिट चले जाते हैं, किसी भी काम को हम अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके जब करने लगते हैं तो वो अल्ट्रा वायरस कहलाया जाता है। इसे अल्ट्रा वायरस कहते हैं। जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको पूरी ईमानदारी से पढ़कर पेपर देना है, लेकिन जब आप अपनी लिमिट से बाहर जाके पेपर में अनफेयर यूज करते हो किसी मोबाइल के थ्रू, किसी और तरह से, तो वो आपका अल्ट्रा वायलेंस हो जाता है। आपने बियॉन्ड द लिमिट जाके किया तो आपको उसकी सजा मिलेगी। तो जो आपकी ऑथराइज पावर है उसके अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप अपनी ऑथराइज पावर से बाहर चले जाओगे तो वो अल्ट्रा वायलेंस हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है अल्ट्रा वायरस के आंसर जब हम लिखेंगे तो हमें इसमें ये बताना पड़ता है कि अल्ट्रा वायरस का डेफिनेशन क्या है, किन किन चीजों को अल्ट्रा वायरस में इंक्लूड किया जाता है, और कौन से ऐसे पर्सन है कंपनी की तरफ से जो अल्ट्रा वायरस कर सकते हैं, यानी कि अपनी पावर का एक्स्ट्रा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये सब आपको अल्ट्रा वायरस के आंसर में लिखना पड़ेगा। अब ऐसे देख, प्रोस्पेक्टस का भी क्वेश्चन है कि जब भी कंपनी कोई नया शेयर इश्यू करती है मार्केट में तो उसके लिए कंपनी को प्रोस्पेक्टस लाना पड़ता है। इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी पूरी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, जो भी शेयर कंपनी लाना चाहती है उन शेयरों के बारे में बताती है।
ठीक है, और वो शेयर का प्राइस कितना होगा, कंपनी की पिछली फाइनेंशियल रिपोर्ट देती है इसके अंदर कि कंपनी की पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रमोटर्स कौन होते हैं, वो कंपनी के लिए क्या करते हैं। जब कोई नई कंपनी सेट होती है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है प्रमोटर। प्रमोटर कंपनी का आइडिया से लेकर कंपनी के एग्जीक्यूशन तक, कंपनी के फील्ड में आने तक, उसके स्टेबल होने तक, उसके कामयाब होने तक बना रहता है उसके साथ। तो प्रमोटर क्या है, एक ऐसा ट्रेंड पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है। ये जो प्रमोटर है, ये क्या काम करता है, ये कंपनी के नाम को डिसाइड करने से लेकर, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से लेकर, कंपनी के प्रोस्पेक्टस को डिजाइन करने से लेकर, कंपनी के पब्लिक इशू लाने से लेकर, कंपनी के रन करने तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। जब हम किसी कंपनी को शुरू करने की सोचते हैं तो सबसे पहला काम हम प्रमोटर को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा प्रमोटर अगर हमें मिल जाएगा तो वो हमारी कंपनी को पूरे सक्सेस तक ले जाएगा। और ऐसे बहुत सारे जो है ऑफिशियल प्रमोटर है मार्केट के अंदर, सेबी रजिस्टर्ड प्रमोटर है जो कंपनी के लिए काम करते हैं। ये प्रोफेशनल प्रमोटर होते हैं। कई बार ये ओकेशनल प्रमोटर भी हो सकते हैं जो किसी समय के हिसाब से काम करते हैं। प्रमोटर में कई बार गवर्नमेंट भी होती है, कुछ कंट्री के अंदर गवर्नमेंट भी प्रमोटर का काम करती है। अब है राइट्स ऑफ प्रमोटर। अब ये प्रमोटर के पास राइट्स क्या है, प्रमोटर के पास सारे राइट्स है। जैसे सबसे पहले इनिशियल एक्सपेंसेस को रिकवर करना। प्रमोटर ऐसी प्लानिंग बना कर देता है कि आप जो कंपनी शुरू करते समय जो खर्चे कर रहे हैं उसको कैसे आप रिकवर करेंगे। ये आपके कंपनी में मैनेजमेंट भी करता है, प्रमोटर जो होता है अपॉइंटमेंट करता है, उनकी सैलरी डिसाइड करता है। ये सारे काम प्रमोटर के। बेसिकली प्रमोटर का जो मेन काम होता है वो ये है, कंपनी का नाम डिसाइड करना है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन डिसाइड करनी है, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी होगी, कितनी बड़ी, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कितने का इश्यू आएगा, पब्लिक इश्यू आएगा, वो भी प्रमोटर डिसाइड करते हैं। कंपनी का बैंकर कौन होगा, मतलब जो कंपनी के लिए शुरू में पैसा देगा लोन पे, वो कौन बैंकर होगा, उस बैंकर को दिलाना भी किसका काम होता है, प्रमोटर का ही होता है। इसके अलावा ऑडिटर, ऑडिट करना कंपनी का, ये भी प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कंपनी का लीगल एडवाइजर भी प्रमोटर ही होता है। तो ये प्रमोटर के मेन रोल हो गए। प्रमोटर पे भी एग्जाम पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको ये भी करना चाहिए। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बहुत बार लगातार रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में, वो है कॉर्पोरेट वेल। अगर किसी को कॉर्पोरेट वेल का मीनिंग पता है तो एक बार फटाफट से बता दो, कॉर्पोरेट वेल क्या होता है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जैसे कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है एक पर्दा। हमारे यहाँ पे बताया गया है कंपनी लॉ में कि जब कोई कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है, तो नई कंपनी जब स्टार्ट होती है तो जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका कंपनी एक्ट के अंदर, तो उसके बाद कंपनी की लीगल आइडेंटिटी अपने मालिकों से अलग हो जाती है। कंपनी एक अलग इंडिविजुअल पर्सन की तरह ट्रीट होती है। यानी कि कंपनी अपने नाम से एसेट्स ले सकती है, अपने नाम से पेमेंट कर सकती है, अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है, और कंपनी अपने नाम से केस कर सकती है किसी के ऊपर, और कोई कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है उसके नाम से। यानी कि मालिक से कंपनी का अस्तित्व अलग हो जाता है। तो इसे कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। यह है कॉर्पोरेट वेल। वेल का मतलब एक तरह से घूंघट मान लो, पर्दा, घूंघट, जिसकी वजह से सामने वाले को फेस नहीं दिख रहा, मालिक नहीं पता कौन है। हमें ये पता है एबीसी लिमिटेड कंपनी है, हम केस करेंगे एबीसी के ऊपर, हमें मालिक से कोई मतलब नहीं। अगर मान लो एक कंपनी ने किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया, उस व्यक्ति ने कंपनी के ऊपर केस किया, और उस फ्रॉड की भरपाई कंपनी को करनी है, लेकिन कंपनी के खाते में पैसा नहीं है लेकिन मालिक के खाते में पैसा है, तो क्या कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि मालिक के अकाउंट से पैसा निकाल के पेमेंट कर दो। सर कंपनी जिम्मेदार होगी इसके लिए, मालिक नहीं हाँ, होगा। तो मालिक के पर्सनल एसेट्स को, मालिक के पर्सनल लाइबिलिटीज को यहाँ पे उसमें ऑर्डर नहीं दे सकती है कोर्ट, क्योंकि कंपनी अलग व्यक्ति है कानून की नज़र में, और मालिक अलग व्यक्ति है। तो यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल जब किया जाता है, जब कोई मालिक षड्यंत्र करके धोखेबाजी से कोई ऐसी कंपनी बनाता है जो धोखा देने के मकसद से बनाई जाती है, जिसमें जानबूझ के वो कंपनी के एसेट को कम करके अपनी पर्सनल एसेट बढ़ा देता है। तो ऐसे कंडीशन में जब कोर्ट ये देखती है कि मालिक की नीयत ठीक नहीं है या डायरेक्टर ठीक नहीं है, उसने अपना पैसा बनाया है और कंपनी को लॉस में गिरा दिया है, तब वहां पर लिफ्ट कर देता है वो कॉर्पोरेट वेल को, उस घूंघट को उठा देता है। जब घूंघट उठेगा तो क्या दिखेगा, मालिक दिखेगा सर। मतलब चेहरा दिखेगा, असली चेहरा हाँ। सामने आ जाएगा। हम्म, जब घूंघट दिखेगा तो दुल्हन का चेहरा दिखेगा, हम्म, यानी कि असली मालिक सामने आ जाएगा, असली गुनेगार दिखने लगेगा।
तो इसीलिए की कंडीशन में किया जाता है, जब लिफ्टिंग किया जाता है कॉर्पोरेट वेल को, जब जरूरी होता है, कोर्ट को ऐसा लगता है जैसे कोई फ्रॉड हो जाए, कोई रॉन्गफुल कंडक्ट हो, ठीक है, कोई गलत झूठी एंट्रियां बैठा रखी हो खाते में अननेसेसरी, कंपनी के एसेट्स को जानबूझ के कम किया गया है, मतलब 2 लाख की बिल्डिंग को 20,000 की दिखा रखा है खातों में, या फिर कोई एंटरप्राइज की बनी इसलिए थी धोखा देने के लिए, ठीक है, कोई स्टैचुरी वायलेशन कर दिया हो, किसी कानून को तोड़ा हो, किसी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया हो, ठीक है, तो तब इस कंडीशन में हम लिफ्ट कर सकते हैं कॉर्पोरेट वेल को। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल जो है जरूर आप करके जाना एग्जाम में, ये 20 नंबर में आता है और ये आएगा मुझे लग रहा है इस बार। तो इसलिए आप लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ना नहीं, उसको करके जाना। मैंने मोटा मोटा आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का आइडिया दे दिया, इतना भी आप एग्जाम में लिख दोगे तो आप आराम से जो है मार्क्स ले आओगे एग्जाम में, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं अभी कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आज के लिए आपके लिए निकाल के रखा हुआ है। कंपनी के अंदर 2 डॉक्यूमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये क्या होता है, अगर किसी ने भी पढ़ा होगा, कि पहला पेपर है पढ़ तो लिया ही होगा, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? जैसे हमारे देश के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे ही हमारी कंपनी के अंदर उसका कॉन्स्टिट्यूशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। जैसे हमारे देश के अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो एग्जीक्यूशन का काम करती है, ठीक है, वैसे ही कंपनी के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जो रूल्स बुक है कंपनी की। तो कंपनी की रूल बुक कौन सी है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें रूल लिखे हैं, तरीके लिखे हैं कंपनी को चलाने के, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और जहाँ पे कंपनी के बारे में लिखा है कि कंपनी क्या काम करेगी, बेसिकली है क्या कंपनी, जैसे इंडिया के बारे में बताया गया कि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, ठीक है, उसमें हम रिलीजन को नहीं मानते, सब धर्मों को एक जैसा मान के चल रहे हैं, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। उसी तरह से मेमोरेंडम कहता है भाई कंपनी को बनाया क्यों है, तो कंपनी जिस काम के लिए बनती है केवल वही काम करने की उसको परमिशन होती है, उसके अलावा नहीं कर सकती वो काम। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने कंपनी रजिस्ट्रेशन कराई प्लास्टिक के टॉयज बनाने के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेट भी हो गई, थोड़े दिन उसने टॉय बनाए लेकिन मार्केट में काम चला नहीं, तो उसने उसी नाम से और उसी कंपनी में कुछ भी चेंज किए बिना उसने क्या किया, उसने बम बनाने शुरू कर दिए जो दिवाली के पटाखे होते हैं, तो वो नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि कंपनी का मेमोरेंडम एसोसिएशन इससे अलाउ नहीं करता, उसमें तो लिखा हुआ है कि आप प्लास्टिक खरीद के टॉयज बनाओगे। तो इसीलिए उसको अगर ये काम करना है तो उसको सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाकर उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा, तब वो इस तरह के काम कर सकता है। ये जो हमारा दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये क्या कहता है? ये रूल बुक है कंपनी की, ये कहती है कि भाई कंपनी के लिए अगर कोई भी रूल बनाना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि कब कैसे एम्प्लॉय की सैलरी मिलेगी, अगर कोई एम्प्लॉय मिसबिहेव कर देता है, टाइम से नहीं आता, तो कैसे निकाला जाएगा, किस तरह से डायरेक्टर की पेमेंट होगी, कंपनी किस किस तरह से अपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएगी, ये सारी चीज़ें आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। इसके अलावा शेयर कैपिटल कितनी होगी कंपनी की, वोटिंग राइट कैसा होगा, किसके पास होगा, डायरेक्ट की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, और डिविडेंड जो होगा उस पर रिजर्व कब देंगे हम, इसके अलावा शेयरों पर डिविडेंड कब देंगे, सॉरी, एनुअल जनरल मीटिंग कब बुलाई जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब बुलाई जाएगी, ये सारी चीजें जो है रूल्स की जो बात है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है। आपको एग्जाम में डिफरेंशिएशन करने को भी आ सकता है, और ये मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये कंपनी में इसको सॉरी इसके एक और नाम है, वो है तुर्कांत रूल, डॉक्ट्रिन ऑफ तुर्कांत रूल भी कहते हैं इसको। अब ये जो इंडोर मैनेजमेंट है ये क्या है? जब कोई थर्ड पार्टी कंपनी के साथ उसके नाम की वजह से जुड़ जाती है, ठीक है, उसको नहीं पता कंपनी अंदर से कैसी है, वो केवल उसके बाहरी दी चीज को देखकर उसे उसे कांटेक्ट कर लेती है। अगर कंपनी के अंदर कुछ इंटरनल चीजें डिस्टर्ब है जैसे, और उसकी वजह से उस व्यक्ति को नुकसान होता है जो बाहर से कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो वहां पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कंपनी अपने आप देखेगी। जैसे किसी भी थर्ड पार्टी को प्रोटेक्शन देना, क्योंकि थर्ड पार्टी भरोसा करके आई है कि कंपनी जो है उसके साथ सही बिहेव करेगी और जो चीज़ के लिए वो कंपनी के साथ जुड़ रहा है उसको मिलेगी। लेकिन अगर इस कंडीशन में कंपनी की पहले से स्थिति खराब थी, उसको छुपा के कंपनी ने कोई कॉन्टैक्ट कर लिया, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में आ जाएगा, उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, वो पंगा नहीं होगा जो थर्ड पार्टी बाहर से आई है। कोई भी लीगल, बस फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी के ऊपर केस चल रहा था, कोर्ट ने केस कर रखा था कि भाई आपने इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कंपनी, दूसरे व्यक्ति को पता नहीं था, उसने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया,
अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कंपनी बंद होने का, तो उसको तो लॉस हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट अप्लाई होगा और उसके लॉस की भरपाई कंपनी करके देगी, क्योंकि वो तो पूरी ईमानदारी के साथ कंपनी में जुड़ा था ना, उसको तो नहीं पता था ना ऐसी चीज़ों का। इसलिए अगर कोई कंपनी बंद करनी है तो कई बार क्या होता है, हम बंद नहीं करते कंपनी को, हम उसका अमलगमेशन कर लेते हैं या रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, मार्केट कंडीशन का फायदा उठाने के लिए। जब दो कंपनी मिलकर किसी एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं तो उसे अमलगमेशन कहते हैं। ठीक है। और जब दो तीन कंपनी मिलकर किसी एक नई कंपनी का निर्माण करती है तो उसे रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, लेकिन जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है तो उसे अमलगमेशन कहते हैं। तो अमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन जो है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके। ये मुझे लग रहा है या तो सेक्शन ए में पूछ लेगा या सेक्शन बी में पूछ लेगा 10 मार्क्स की। मर्जर वर्जर ये सब इसी के अंदर आता है, मर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन। ये तीनों टॉपिक आपके सेक्शन ए में भी पूछ सकता है और सेक्शन बी में भी पूछ सकता है। तो ये उसके हिसाब से आप इसको तैयार कर लेना, ये एग्जाम में उसी हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है। उसके अलावा आप देख लेता हूँ और कौन सी ऐसी चीज़ें जो बच गई है, जो आपको एग्जाम के लिए पढ़नी जरूरी है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको ज़्यादा दिक्कत सामना ना करना पड़े, आप आराम से वो चीज़ें कर लो। ठीक है। अब आपका एक है, अभी देखता हूँ कौन सा ऐसा और इम्पोर्टेंट टॉपिक बच गया। एक कंपनी जो मीटिंग बुलाती है, अगर कंपनी में जो मीटिंग बुलाई जाती है इसमें कितनी तरह की मीटिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग या काइंड्स ऑफ मीटिंग, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से लगातार मीटिंग करती है, मतलब हर साल में कम से कम एक मीटिंग करनी जरूरी है। अगर वो नहीं करती है तो इससे शेयर होल्डर को कंपनी की एक्चुअल पोजीशन का पता ही नहीं लगेगा, उनको ये नहीं पता लगेगा कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। तो इसलिए उनका एक बार में कंपनी में आना जरूरी होता है, और उसमें उनको 3 महीने पहले एक नोटिस के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है जब कंपनी की मीटिंग हो रही होती है, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी को चलाते हैं। शेयर होल्डर के पास एक ही मौका होता है कि वो कंपनी की मीटिंग में जाके उसकी एक्चुअल पोजीशन का पता लगा पाए, क्योंकि डायरेक्टर जो उनको रिपोर्ट देता है उनको वही पता होता है। तो ये मीटिंग के नाम क्या क्या है, मतलब कितनी तरह की मीटिंग होती है। तो पहले बोर्ड मीटिंग हो सकती है जिसमें बोर्ड मेंबर बैठते हैं, जनरल मीटिंग हो सकती है जिसमें कंपनी के सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं, शेयर होल्डर वगैरह सब आते हैं इसके अंदर। फिर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है जो हर साल एक करना कंपलसरी होता है। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर पास कराना हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है, जिसे इमरजेंसी मीटिंग भी कह सकते हो आप। किसी विशेष तरह के शेयर होल्डर को बुलाना है तो उसे क्लास मीटिंग कह सकते हैं, डिसीजन लेना और किसी अलग तरीके के शेयर होल्डर को इनवाइट करना है। इसके अलावा अगर हमें जो हमारी कंपनी के ऊपर उधार चढ़ा हुआ है उससे जूझना है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिटर की मीटिंग बुला सकते हैं, उनसे सेटलमेंट कर सकते हैं क्रेडिटर की मीटिंग बुला के। ठीक है। और हम कोई कमेटी बना दे, कोई इंस्पेक्शन कमेटी या कुछ, तो उसकी मीटिंग हो सकती है। कंपनी अगर डेवेंचर इशू करती है तो डेवेंचर होल्डर्स की मीटिंग हो सकती है। ये तरह की मीटिंग्स हैं जो कंपनी को बुलाना होता है। हर किसी मीटिंग को बुलाने से पहले उसका एक तरीका होता है, जैसे 3 महीने पहले नोटिस देना चाहिए, हर मीटिंग की जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, और कोरम, एक मीटिंग का प्रोसेस होना जरूरी है। अगर ये सब नहीं है तो कंपनी जो है फेल हो जाएगी और उसके खिलाफ कोर्ट जो है एक्शन ले सकती है। मैंने आपको बता ही दिया था बार बार, कंपनी की जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने मालिकों से अलग होती है। और कॉर्पोरेट वेल वाला क्वेश्चन और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये दोनों टॉपिक आपको छोड़ने नहीं है, करने ही करने हैं। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कॉर्पोरेट वेल वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब कंपनी भी दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी। तो दोनों कंपनियों में क्या फ़र्क है, बताइए क्या फ़र्क है प्राइवेट कंपनी है और ये पब्लिक कंपनी में। पब्लिक वाली जो है अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है, उसको पब्लिक वाली सर मतलब वो लोगों के प्रॉफिट के लिए काम करती है, सार्वजनिक हित के लिए। और प्राइवेट वाली अपने हित के लिए करती है, प्रॉफिट के लिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम। पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेबी रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट कंपनी का जरूरी नहीं कि वो सेबी रजिस्टर्ड हो। स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सेबी के फुल फॉर्म है, स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है आपका, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कंपेयर करो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को, या डिफरेंशिएशन करो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को। तो ये भी आप तैयार लेना, और एक डिवेंचर के बारे में भी जरूर पढ़ लेना कि डिवेंचर क्या होते हैं, इनको किस किस कंडीशन में इश्यू किया जाता है। अब जितने क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करे ना, जब आपका ये पेपर आएगा उसका आप मिलाओगे
तो आप देखोगे कि इस 1 घंटे की क्लास के अंदर, यानी करीब-करीब 40 मिनट की क्लास के अंदर, हमने कम से कम उस 13 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। मतलब वो इसी वीडियो में से उठ के आ जाएँगे 8 क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। शॉर्ट में डिस्कस किए हैं, लेकिन आपको लॉन्ग में उनका आंसर लिखना है। आंसर लिखने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था जब क्लास शुरू हुई थी। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आज ही मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी। शाम तक मैं दे दूँगा, इसको अपलोड कर दूँगा। तो वहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं। तो इसमें क्या बताया था मैंने आपको कि आपको आंसर राइटिंग पे भी थोड़ा ध्यान देना है। इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, 8-10 पॉइंट लिखने हैं, हर पॉइंट की प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, 3-3 4-4 लाइन के छोटे-छोटे पैराग्राफ होने चाहिए। लास्ट में आप कंक्लूजन लिखोगे। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, आधे-आधे पेज ऐसे हैं आपके जो आपका सेम ही कंटेंट है। जिसे कहते हैं ना पेज भरना है, हमें शीटें भरनी है, तो वो शीटें भरने का ही कंटेंट है। जो वही चीज़ आप बार-बार लिखोगे, जो 10 पॉइंट में आपने लिखा है ना, उन्हीं 10 पॉइंटों को आप कंक्लूजन में लिख दोगे, छोटा-छोटा करके। वहाँ 3-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन है, वहाँ पे 1-1 लाइन का लिख के कंक्लूजन बना दोगे, उसी का आधा पेज फिर भर जाएगा आपका। 1 पेज का भी कंक्लूजन बना सकते हैं। तो कंक्लूजन हर में बनाना ज़रूरी होता है। अगर आपको याद रहे तो एग्ज़ाम में कंक्लूजन ज़रूर लिखना। कंक्लूजन लिखने से एग्ज़ामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये आपका आंसर राइटिंग पैटर्न भी हो गया। मैंने लगभग आपको कंपनी लॉ की सब चीज़ें बता दी। तो कंपनी लॉ वैसे अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको पहली बार पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। आपको अच्छी तरह से इसको 2-3 बार रीडिंग करना पड़ेगा, फिर आपको ये समझ में आने लगेगा। इसमें बहुत कम बच्चों की बैक आती है, लेकिन जिनकी आती है फिर उनके लिए दिक्कत हो जाती है। वो 2-3 बार में इसको क्लियर कर पाते हैं फिर, क्योंकि एक बार में कर लो तो अच्छा है। कंपनी लॉ ऐसा सब्जेक्ट है। अब मेरी तरफ से सब चीज़ें कंप्लीटेड हैं। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी सब क्वेश्चन आपके मन में है। चलिए फिर किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास कंप्लीट है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।